हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 5 को। और ये वीडियो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बीपीएससी ट्री 4 के लिए, साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हमारे चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की जो क्रांति होती है उसके क्या क्या कारण रहते हैं। साथ ही साथ 1857 की क्रांति के बाद भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, राजाओं, नवाबों, किसानों की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम उन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू होती है नीतियाँ और लोग से। इस टॉपिक में हमको क्या बताया गया है, तो इस टॉपिक में हमको बताया गया है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ आदिवासियों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, रानियों, राजाओं की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से उनकी जीवन शैली को, ज़िंदगी को बदलते हैं, प्रभावित करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब यह नीतियाँ भारतीयों पर प्रभाव डालते हैं तो बदले में भारतीय समाज के इन वर्गों का क्या रिएक्शन होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इसमें। तो पहला जो टॉपिक है वो है नवाबों की छिनती सत्ता। आप देखेंगे कि किस प्रकार से 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगती है। दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। अब ये रेजिडेंट क्या है, तो ये अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता था जो भारतीय दरबारों में अंग्रेज़ों के द्वारा बहाल किया जाता था। इनका काम क्या होता था, इनका काम बेसिकली भारतीय शासकों के कामों में दखल देना होता था। ये इनके कामों में हस्तक्षेप करते थे और स्थानीय शासक की स्वतंत्रता घटती जाती थी इससे। अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके धीरे धीरे छीनते जाते हैं। किनके? भारतीय शासकों के। बहुत सारे स्थानीय शासक ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से निगोशिएशन भी करना चाहा। वे अपनी मांग को रखते थे, लेकिन कंपनी नशे में इतनी चूर थी, सत्ता की नशे में, कि वो इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर देती थी। अब कुछ उदाहरण लिए गए हैं इसमें। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, लेकिन कंपनी इससे इनकार कर देती है। साथ ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता की जो पेंशन मिलती थी वही उनको बहाल की जाए, लेकिन कंपनी यहाँ भी मना कर देती है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, अवध की रियासत अंग्रेज के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। अब सहायक संधि क्या है, इसको आप सर्च करके देखिए, हम बता चुके हैं पहले की वीडियो में। और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसे? अवध को। जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत पर शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व की ही जरूरी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अवध को किस तरह से अपने में मिलाया जा रहा है। तो 3-4 घटनाक्रम को अभी तक आप देख चुके। इन सब के कारण जो स्थानीय जनता था या शासक था उसमें अंग्रेजों के खिलाफ रोष भर रहा था, क्रोध आ रहा था। आगे आप क्या देखेंगे, कंपनी ने मुगल शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। अब इसका परिणाम क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो सिक्के जारी किए जाते थे उस पर से बादशाह का नाम ही हटा दिया। 1849 में डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं 1856 में कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भी बच्चे होंगे उन्हें राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, उन्हें बादशाह नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली के नवाब हैं, दिल्ली के जो शासक हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार होने वाला है या हो रहा है। तो इससे क्या होता है, एक व्यापक तौर पर जो लोगों का आस्था होगा दिल्ली के शासक में, उन सब लोगों में रोष भरेगा। तो धीरे धीरे रोष पनप रहा है भारतीयों में या भारत के अलग अलग वर्गों में।
आगे किसान और सिपाही की चर्चा करता है कि गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली से परेशान थे, या वसूली के तौर तरीकों से भी परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजन से लिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसी के कारण उनकी परंपरागत जो संपत्ति थी, ज़मीनें थी, वो हाथ से निकलती जा रही थी। तो अब इस प्रकार से ये भी परेशान हो गए। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में भी असंतोष की भावना थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण भी परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रही थी। जैसे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, है ना, क्योंकि समुद्र को लांघना उचित नहीं माना जाता धार्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने का कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। और इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी में की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव को छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने वर्गों में अंग्रेज के खिलाफ आक्रोश भरता जा रहा है। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब अंग्रेज बहुत सारे भारतीय जो कस्टम थे या कल्चर था या ट्रेडिशन था, उसको गलत मानता था और उसको रोकने के लिए कानून बनाता था। कुछ कस्टम तो सही मायने में भी गलत थे, लेकिन अंग्रेज इन पर कानून बना रहा था ठोसपूर्वक। जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाना, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाना, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कानून बनाना। 1830 के बाद ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने और यहाँ ज़मीन संपत्ति जुटाने की छूट दे देना। ये सारे कारण ऐसे थे जो रूढ़िवादी लोग, जो पुरानी सोच के लोग थे, उनको आक्रोशित कर रहे थे। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इससे तो आग लग गया बहुत सारे पुराने सोच वाले लोग को या हिंदू मुसलमानों में। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनका सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आक्रोश बढ़ता जा रहा है लोगों में। अब जनता की नज़र से कह रहा है तो इसमें जो भी नियम बताए गए हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। माने भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। कह रहा है मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो आगे होता क्या है इस संघर्ष में, तो आप देखेंगे कि मेरठ से दिल्ली तक टॉपिक है। और इसमें क्या बात कहा गया कि 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मुगल मंगल पांडे की बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। अब जो दो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी ह्यूजसन और बॉग, है ना, उसको गोली मार देता है मंगल पांडे। अब इसके कारण फांसी होती है। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा है। तो जो कार्टिलेज, रॉयल कार्टिलेज आया था, इनफील्ड कार्टिलेज, जिसमें माना जाता था कि ये चर्बी से बना हुआ है, तो ये हिंदू के भी धर्म को हानि कर रहा था, क्योंकि गाय के चर्बी का बात था। और ये मुस्लिमों को भी हानि कर रहा था या उन्हें आक्रोशित कर रहा था, क्योंकि इसमें शुगर के चमड़ी का इस्तेमाल था। इसे सैनिक मना कर दिए। नतीजा क्या होता है कि 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। अब ये घटना के ठीक बाद, यह 9 मई 1857 की बात है। अब इस घटना के ठीक बाद आप क्या देखेंगे, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त रही। 10 मई को, 9 मई को घटना घटता है, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियारों को कब्जे में ले लिए।
और फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया। इमारतों में आग लगा दी गई। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए और वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने की तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार जबरन वे महल में घुस जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं। अब बहादुर शाह जफर के पास तो कोई चारा होता नहीं है। वो भी एक संघ बनाने का आह्वान करता है। किस चीज़ का संघ? भारतीय राज्यों का संघ। जो भारतीय भिन्न भिन्न नवाब हैं, राजा हैं, उन सब को मिला करके एक संघ बनाने का आह्वान करता है। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से बहुत गहरा परिणाम सामने आता है। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन मुगल साम्राज्यों का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे। अतः वह फिर से अपने आप को स्वतंत्र करके मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चलाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि छोटा मोटा मुद्दा है, दब जाएगा। लेकिन इतना बड़ा वर्ग को, इतने अलग अलग सेक्शंस को प्रभावित कर दिया था अंग्रेज अपने नीतियों से कि ये तो होना था। आगे हम क्या देखते हैं, बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है, खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था। व्हाट्सएप का ज़माना तो नहीं था। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे, बहुत सारे सेंटर बनते हैं। जैसे लखनऊ हो गया, जैसे बिहार में जगदीशपुर हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे कानपुर हो गया, जैसे झांसी हो गया। तो अलग अलग सेंटर पर भारत की तरफ से नेतृत्व करने वाले अलग अलग लीडर्स थे जो भारतीय सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। और उनके सामने अंग्रेज का कोई एक लीडर था जहां लड़ाई हो रही थी। इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं लूसेंट में दिया गया चार्ट, जिसमें दिया गया है कि 1857 रिवॉल्ट के दौरान कितने सेंटर होते हैं, उन सेंटर पर लीडर्स कौन होते हैं, किससे किससे फाइट होती है। तो आप वहाँ से इकट्ठा करें, इन्फॉर्मेशन को याद करें। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि एक जगह से लड़ते हैं बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर से। फिर आप क्या देखेंगे कि लखनऊ की गद्दी से हटा नवाब वाजिद अली का बेटा ब्रिजेश कद्र को नया नवाब बनाया जाता है। फिर आप आगे क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि बेगम हजरत महल जो है वह अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंकती है। आगे आप क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट में भी मेंशन नहीं है कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी अंग्रेजों से युद्ध ठान ली। अवंतीबाई लोधी 4000 सैनिकों के साथ उससे लड़ रही थी, किससे? अंग्रेजों से। फिर आप आगे क्या देखेंगे, सेनापति तात्या टोपे नाना साहब भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार होती है। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोग खुल करके विद्रोह में कूद पड़े। गहरा आत्मविश्वास मिल गया उन्हें। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। और क्या कहा था, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए, जैसे अलग अलग क्षेत्र से। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब और कौन से नेता थे, तो और नेता थे दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। और कौन थे, बरेली के सिपाही बख्त खान भी थे।
बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह का भी नाम आता है इसमें। तो ये सब खुल करके अंग्रेज के सामने आ जाते हैं, लड़ते हैं। तो तमाम इलाकों के नेता जो होते हैं वो खुल करके सामने आते हैं और लड़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय एक्शन ले रहे हैं, किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ। अब अंग्रेज की बारी थी। अब अंग्रेज की बारी थी तो आप देखेंगे कि शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी भरकम किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई, लेकिन 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियां पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। अब कंपनी की पलटवार होती है, कंपनी का पलटवार होता है। हाँ, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। आजीवन कारावास की सजा दी गई। बेटों को उनकी आंख के सामने मार दिया गया। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध कर रहे थे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिल रहा था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मतें टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने उनको के विश्वास को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। पुरस्कार देना शुरू किया, उन्हें संपत्ति वापस लौटाने का घोषणा करना शुरू किया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये तो अंजाम था। 1857 में जब अंग्रेज एक्शन लेते हैं तो भारतीयों के साथ क्या होता है। विद्रोह के बाद के साल जब आप देखेंगे 1857 में विद्रोह तो हो गया, तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकता है। वो कुछ मूल चूल बदलाव लाते हैं, कुछ अहम बदलाव करते हैं। वो अहम बदलाव क्या थे जो 1857 की क्रांति के बाद देखने को मिलता है। तो पहला बदलाव आप देखेंगे कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक कॉमर्शियल यूनिट बन के रह गया ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इंडिया काउंसिल याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली थी। तो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा बदलाव है जो 1857 की क्रांति के बाद देखने को मिलता है। दूसरा बदलाव आप क्या देखते हैं? दूसरा बदलाव ये है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या देखेंगे कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती न की जाए या कम की जाए। अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती की जाएगी।
क्योंकि 1857 की क्रांति में बिहार, अवध, मध्य भारत वाले क्षेत्र से ही लोग ये सैनिक विद्रोह कर दिए थे, इसलिए अंग्रेज अब इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। आगे आप क्या देखेंगे, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है, क्योंकि अब अंग्रेज भारत को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये अलग अलग सेंटर्स को यहाँ पर दर्शाया गया है मैप में रेड कलर से, कि यहाँ से कैसे लड़ते हैं। आगे एक केस स्टडी है जो खुर्दा संग्राम से रिलेटेड है। खुर्दा संग्राम के बारे में क्या कहता है कि 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित होती है। अब ये खुर्दा है कहाँ, तो ये उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक का नाम क्या था, तो इसके शासक का नाम वीर किशोर देव था, जो को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। मीन्स राजा वीर किशोर देव जो थे वो मराठाओं के दबाव में थे, मराठा उनसे उनके अधिकार को ले लिया था। इसके कारण उनका उत्तराधिकारी पुत्र मुकुंद देव द्वितीय परेशान था, विचलित था। तो जब अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध होता है तो ये मुकुंद देव को लगता है कि अंग्रेज उसका खोया हुआ संपत्ति, उसका खोया हुआ सत्ता मराठा से लौटाने में मदद करेंगे। इसलिए मुकुंद देव अंग्रेजों से निगोशिएट करता है, उनके टच में आता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अंग्रेज तो पहले से धोखाबाज है। अंग्रेज इस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद और दमनकारी नीति बनाता है, टैक्सेशन में बदलाव, नमक में बदलाव, नमक नियम में बदलाव, महंगाई में बदलाव, इन सारी चीज़ से ये पूरा इलाका जो है तहस नहस हो जाता है। अब खुर्दा में क्या होता है आगे आप देखेंगे। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें हम लोग बक्सी बंधु के नाम से भी जानते हैं, बक्सी जगबंधु के नाम से जानते हैं, उन्हें भी बेदखल कर दिया गया। अब जब बेदखल कर दिया गया और साथ ही साथ अत्याचारी दमनकारी नीति को अपनाया गया, तो इससे ये क्या हुए, विचलित हुए और एक संगठन स्थापित करते हैं जो अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करता है और लड़ते हैं अंग्रेजों से, बहुत अच्छे ढंग से लड़ते हैं। और यहाँ पर आप पाइकों का रोल देखेंगे। पाइक कौन होते हैं, पाइक वही सैनिक वाले ही लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में रहा करते थे। अब अंत में क्या होता है, इन्हें जीत मिलती है। और खुर्दा के अब यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से पाइकों को उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया उसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को वापस जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना का इसे कमतर आंकना होगा। तो मतलब ये जो घटना था खुर्दा वाला, ये पाइक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि 1857 से पहले घटता है 1817 में। तो ये था चैप्टर 1857 से जुड़ा हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।